हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए साइंस का, यहाँ पे विज्ञान का, फिजिक्स का बच्चे चैप्टर नंबर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का दूसरा वीडियो। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे 50% ऑब्जेक्टिव के रूप में, उसी का हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपको जैसी ख़त्म होगी ऑब्जेक्टिव उसके साथ हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, और अंत में परीक्षा से 2-4 महीना पहले आप लोगों को मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो ये चैनल क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देंगे क्लास 10th का, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जितने भी चैप्टर है आप लोगों के सब्जेक्ट में वो सारे के सारे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इससे पहले हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पहला वीडियो देख चुके थे जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक का प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग 26 से आगे क्वेश्चन देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये बोर्ड परीक्षा में लगातार यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे है सिलेबस जो जारी किया गया उस पर सारे प्रश्न आधारित होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल में। बच्चे चलिए हम लोग आज के वीडियोज़ को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये वेबसाइट है हमारा starkstudy.com, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग कई सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मॉडल सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को OMR में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उसको भरना रहता है, उसका भी आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक प्रश्न देख चुके थे, जो लोग नहीं देखे जाके देख लेना। चलिए 26 नंबर से देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 26 नंबर। कहा गया यहाँ पे बच्चे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। देखिए, लेंस होता है और एक दर्पण होता है। जब लेंस की बात पूछी जाएगी तो अलग हो जाएगी, और दर्पण का पूछा जाएगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा याद रखना क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये मान लो कि आपका F है, तो ये F जो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक में होता है। क्या होता है बच्चे, ऋणात्मक में होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा फोकस दूरी। तो 26 का से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको B के साथ चलेंगे। 26 का क्या हो गया यहाँ पे, B। ठीक है, अगर यही लेंस की बात होती है तो लेंस में आपको देखिए उत्तल लेंस का पूछा जाता है। क्या चीज़ का पूछा जाता है बच्चे, उत्तल लेंस का। तो ये मान लेते हैं कि उत्तल लेंस होता है और यहाँ पे F1 होता है और इधर आपका F2 होता है। ठीक है, तो F1 और F2 में मुख्य फोकस जो होता है वो आपको F2 होता है, और मुख्य फोकस में बच्चे ये जो है आपका पॉजिटिव होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। जब लेंस की बात पूछी जाएगी, ये उत्तल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, उत्तल लेंस की। चलिए 27 नंबर है। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दोनों पूछा जाता है प्रश्न। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए, वस्तु से छोटा, जब भी छोटा प्रतिबिंब बात करेगा ना बनने का, तो हमेशा याद रखना उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो आपको छोटा प्रतिबिंब बना के देगा। क्या देगा बच्चे यहाँ पे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा बच्चे कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ना, वो जैसे आप लोग मोटरसाइकिल देखे होंगे, बस देखे होंगे, ठीक है ना, ट्रक देखे होंगे, ये सारे में आपको क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। किसका दृश्य, तो पीछे के दृश्य को देखने, क्योंकि यहाँ पे पीछे के दृश्य में क्या होता है ना, छोटा छोटा प्रतिबिंब उस वस्तु का बनता है जहाँ, तो इसलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा वस्तु से छोटा किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पे 27 का क्या हो गया, एक करेक्ट हो जाएगी। अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है बच्चे, और समतल में वस्तु के आकार का बनता है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं। क्या प्रश्न है, कहा गया कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। देखिए, वायु में की बात हो रही है और निर्वात है। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ पे न तो वायु रहती है और कुछ भी नहीं रहता। निर्वात मतलब पूरा का पूरा खाली। ठीक है, जहाँ पे वायु भी नहीं होती है। समझ रहे हैं ना बात को। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो यहाँ पे कम होती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और वायु में कम होता है। याद रखना, निर्वात में ज़्यादा, निर्वात में सबसे ज़्यादा। याद रखना बच्चे कि जब निर्वात की बात होगी ना, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और वायु में उससे कम। वायु में क्या होगा, वायु में उससे कम होगा। ठीक है ना, वायु में कम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, मतलब निर्वात की अपेक्षा बताना है वायु में क्या होता है, तो कम होता है। अगर यही प्रश्न उल्टा रहता है यहाँ पे,
पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हो जाते हैं, जब वायु के जगह पर निर्वात रहता और निर्वात के जगह पर वायु रहता। ठीक है, बस क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और क्या कहा गया है उसके बारे में समझना है। 29 नंबर हमारे पास प्रश्न बच्चे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है। देखिए, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में, जैसे वायु हो गया, निर्वात हो गया, कांच हो गया, ठीक है ना, जल हो गया, ये सारे माध्यम में होती है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है बच्चे? भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए याद रखना है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि निर्वात में देखो ना सबसे ज़्यादा होता है, वायु में कम होता है, गलास में उससे भी कम होता है, पानी में उससे भी कम होता है। तो ये सारे आपको भिन्न भिन्न होते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है, विभिन्न माध्यमों में। तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तालाब, जब पोखर आप लोगों के गांव में होता होगा, जब आप लोग गौर करोगे ना तो आपको वो कम गहरा दिखाई देगा। हालांकि वो गहरा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन जब देखोगे तो लगेगा कि बहुत ही कम गहरा है, ठीक है ना। तो ये गहरा कम दिखाई देने का जो कारण होता है वो प्रकाश के किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 30 का सी। इसमें एक और उदाहरण पूछा जाता है आप लोगों से कि बाल्टी में अगर कोई सिक्का हम लोग रख देते हैं और जब देखते हैं बाहर से तो आपको सिक्का जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, वो किसके कारण? तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तो इसको भी याद रखनी है, पूछा गया प्रश्न था, वो आपको बता चुका हूँ। अगला है 31 नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। देखिए, आवर्धन किसका पूछा गया है? लेंस का पूछा गया है, लेंस का, ठीक है। तो लेंस का पूछे या फिर आपको दर्पण का पूछे, ठीक है ना, दर्पण या फिर लेंस का पूछे, इसका जो आवर्धन का जो क्षमता होगा बच्चे वो मात्रक विहीन होगा। इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? इसका मात्रक नहीं होता है। समझ में आ रही है ना? मात्रक या इसका नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। एम बराबर प्लस माइनस वी बाई यू होता है। आपको दर्पण और लेंस में अलग अलग हो जाता है प्लस माइनस के रूप में। तो अब देखो, वी को भी हम लोग मीटर में लिखते हैं और यू को भी मीटर में लिखते हैं। तो मीटर से मीटर गया, कट जाता है, तो कुछ नहीं बचता है। तो कुछ नहीं बचता है तो इसका मतलब उसमें मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होती है, ठीक है। तो 31 का आपको ऑप्शन नंबर बच्चे डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 32 देखते हैं। पूरा हम लोग समझते हुए चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं भी, ठीक है ना। देखिए, कहा गया कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है ना, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि लेंस में आपको एक होता है F1 इधर और एक होता है आपका F2। तो ये दोनों जो फोकस हो गया, कितना हो गया? दोनों फोकस आपको 2 हो गया। 2 फोकस हो जाता है लेंस में। जब दर्पण की बात होगी तो दर्पण में कितनी होती है मुख्य फोकस की संख्या? 1। तो इसमें दर्पण ये हो जाता है, क्या होता है बच्चे? दर्पण हो जाता है, दर्पण, ठीक है। तो दर्पण में 1 हो गया और लेंस में 2 हो जाती है। 33 नंबर देखते हैं अगला प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी, ए हो जाएगा। 2 मुख्य फोकस होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए, अवतल लेंस जिसको हम लोग एम से निरूपित करते हैं आवर्धन क्षमता को, ठीक है। देखिए, अवतल लेंस का पूछा गया, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होगी वो हमेशा याद रखना बच्चे आप लोगों को वी बाई यू होता है। किसी भी लेंस का क्षमता जो है, लेंस की क्षमता, चाहे उत्तल लेंस पूछे या फिर अवतल लेंस पूछे, ठीक है, उसकी लेंस की क्षमता मैं बता रहा हूँ बच्चे। देखो, लेंस की आवर्धन, लेंस का आवर्धन, ठीक है, लेंस का क्या होगा यहाँ पे? आवर्धन। जब आवर्धन पूछा जाएगा तो आपको वी बाई यू लगाना है, ठीक है। और जब दर्पण का पूछा जाएगा, दर्पण का आवर्धन, तो ये होता है आपको माइनस वी बाई यू। क्या होता है बच्चे? माइनस वी बाई यू, याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर 33 का डी करेक्ट होगा। 34 देखते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। देखिए, ये स्नेल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन में, बस यही है। म्यू बराबर होता है बच्चे साइन आई बटा में साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 34 का करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 35 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, अपवर्तनांक की अगर बात होगी ना तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आपका हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, 2.42 होता है लगभग। कितना होता है? देखिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये प्रकृति में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, 2.42, याद रखना है, ठीक है। और हीरा सबसे ज़्यादा क्या होती है? चमकता है। समझ में आ रही ना बात?
अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी, देखिए एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। तो अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को बोलते हैं और अभिसारी हम लोग किसको बोलते हैं बच्चे, उत्तल लेंस को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, अभिसारी उत्तल लेंस को, अपसारी अवतल लेंस को। ठीक है, जब अपसारी पूछता तो अवतल लेंस लगाते, अभिसारी पूछा गया है तो ये उत्तल लेंस हो जाएगी। तो 36 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, दोनों आपको बता दिया मैंने। 37 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं, डायोप्टर में, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। किस से निरूपित करते हैं, डी से। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए मैंने आपको बताया रखा ना कि जब लेंस का पूछा जाएगा धनात्मक दूरी किसका होता है तो उत्तल लेंस की होती है, क्योंकि उत्तल लेंस में आपको एक मुख्य फोकस होता है F1 और F2, लेकिन मेन हमको क्या होता है F2 होता है। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से आता है पता है ना, चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ से देखो ये पोल जो होता है ना, पोल ध्रुव, यहाँ से आपको इधर जितना भी जाएगा तो ये पॉजिटिव होगी और ये इधर जितना भी आएगा ये सारे निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए प्रकाश की चाल अधिकतम सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि निर्वात में होता है, लेकिन निर्वात ऑप्शंस में नहीं है। तो निर्वात के बाद किस में होगा, निर्वात के बाद हवा में। हवा को हम लोग वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम जो होगी वायु हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार 39 का ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। पूरे डिटेल्स हम लोग समझते हुए चलेंगे बच्चे। सभी चैप्टर का मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट आपको हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल पर बने रहना ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल हो पाए। अगला है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। देखिए शब्दकोश मतलब डिक्शनरी हो गया बच्चे, डिक्शनरी। ठीक है ना, डिक्शनरी आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग सब मतलब शब्दकोश के छोटे अक्षरों को, कोई भी शब्दकोश हो जाता है ना, जैसे बुकी हो गया जिसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे गए हैं। एक होता है बड़े अक्षर, एक होता है छोटे अक्षर। जब बड़े अक्षर पूछा जाएगा तो भी बताऊंगा और छोटे अक्षर पूछा जाएगा तो ही बता रहा हूँ। ठीक है, जब छोटे अक्षरों की बात आएगी ना, जब छोटे अक्षरों की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चे, उत्तल लेंस का। और जितना कम उत्तल लेंस फोकस दूरी वाला होगा उतना हम लोगों के लिए क्या होगा, बेहतर होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नहीं भी लगा रहता ना तो हम लोग उत्तल लेंस याद रखते। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। जितना कम फोकस दूरी वाला होगा उत्तल लेंस उतना हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। उत्तल लेंस हम लोग को क्या होता है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग करनी चाहिए। तो 40 का सी। 41 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, अधिकतम भी होती है तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, न कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, न कि किलोमीटर प्रति सेकेंड बच्चे। ठीक है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड में। 42 एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं बच्चे कि 1/में में फोकस दूरी होता है, 1/में में फोकस दूरी होती है और 1 हम लोग मीटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पे एफ का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं इसको सेंटीमीटर को। ठीक है ना, यहाँ पे 20 × 5 = 100। अब बताना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। हालांकि पहले ही हम लोग को बोल दिया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका क्षमता भी होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए +5 डायोप्टर होगा। क्या होगा, +5 डायोप्टर। इसी में अगर अवतल लेंस लगा दिया रहता ना, इसी में अगर अवतल लेंस लगा दिया रहता तब आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाता। हालांकि उत्तल लेंस है इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 43 देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का प्रयोग
याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में कई बार कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन रहे या फिर अपवर्तन रहे, 2 नियम होते हैं। अगला है 45 नंबर, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर रहे हैं पहला वीडियोज में, ठीक है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए काल्पनिक की बात आएगी और एक वास्तविक होता है। अवतल जो है वो वास्तविक भी बनाता है और आपको ये काल्पनिक भी बनाता है। मतलब ये जो अवतल दर्पण होती है ना, सॉरी लेंस की बात हो रही है बच्चे, लेंस की बात हो रही है, हमको लगा दर्पण है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जब लेंस की बात आएगी ना तो अवतल लेंस जो होगा सिर्फ और सिर्फ ये काल्पनिक बनाएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक भी बनाएगा और काल्पनिक भी बनाएगा। समझ में आ रहा है ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। लेंस की बात हो रही थी तो यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 46 का एक करेक्ट होगा। ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। अब इसी में आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि 10 एंगस्ट्रम का मान कितना होगा, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को कि 1 एंगस्ट्रम का मान होता है, 1 एंगस्ट्रम का मान होता है आपको 10 के पावर -10 मीटर। तो उसी तरीके से 10 एंगस्ट्रम का मान हम लोग एक एक नियम पे निकाल के आंसर दे देंगे, ठीक है। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10। अगला है 47 कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए एक उत्तल लेंस यही होता है ना। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चे? देखो ना, उत्तल लेंस आपका यही होता है, यही होता है उत्तल लेंस। यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको वस्तु जहाँ पे भी रखो, तो लेंस की जो एक उत्तल लेंस होता है ना, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बिल्कुल गलत। बीच की अपेक्षा किनारे पर तो छोटा होता है ना, सभी जगह समान मोटाई का। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बिल्कुल। देखो किनारे पर छोटा छोटा हो गया है और बीच में क्या हो गया? मोटा हो गया है। यही इसका क्या हो गया? 47 का सी हो गया, ठीक है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। 48 देखते हैं कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जा सकता है? जब भी किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, वो भी समान आकार का। समान आकार का मतलब वस्तु के आकार का ही हमको बनाना है। तब याद रखना पड़ेगा बच्चे कि वस्तु को हम लोग उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, ठीक है, सी पर रखेंगे। समझ में आ रही ना? तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। तो 48 का बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। कहा गया कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस ये रहता है जब, तभी बनता है जब फोकस और लेंस के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे है और ये आपका F1 है बच्चे, ये क्या है आपका? यहाँ पे F1 है और ये आपका लेंस है, ठीक है। जब F1 और लेंस के बीच में रहेगी ना, तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे 49 का बी करेक्ट हो जाएगी। 50 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है भाई। अवतल लेंस तो हमेशा काल्पनिक बनाता है, हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक बनाता है। लेकिन उत्तल लेंस जो है ये आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बना सकता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगी। 50 का बी। 51 देखते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। याद रखना है 51 का सी। फोकस का परिभाषा क्या होता है कि कोई बिंदु स्रोत से किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है जाके उसे हम लोग फोकस कहते हैं। अगला है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक, मतलब फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। क्योंकि उत्तल लेंस इसलिए लगा रहता है बच्चे, और मानव नेत्र में याद रखना है कि मानव नेत्र में जैसे अपना लोग का जो आँख है, जो तुम लोग का आँख है ना बच्चे, उसमें आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। क्यों पाया जाता है उत्तल लेंस? अभी बता रहा हूँ। उत्तल लेंस में क्या होता है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा
कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आँख में जो लेंस लगा रहता है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसीलिए ना हम लोग जहाँ भी देखते हैं तो सभी वस्तु को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है और हम लोग यहाँ पे सारा वस्तु जो है दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी हो या फिर कैमरा हो या फिर सूक्ष्मदर्शी हो। 53 देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस जो संभवतः होगी वो क्या होगी, तो दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी निगेटिव में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी निगेटिव में होती है, तो इसलिए 53 का सही उत्तर क्या हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर कि प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ पे होता है। निर्वात में तो सबसे अधिकतम होगा, इसके बाद इसमें होगा अधिक निर्वात के बाद, ठीक है। ये मान लो तो ये होता है, ये बी होगा आपका। जल और कांच में से सबसे कम कहाँ पे होगा, ये आपको बतानी है। इसके बाद जल में होगा, सबसे कम जो है कांच में होगा, सबसे कम क्या होगा, कांच में होगा, तो 54 का डी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो ये व्यवहार करेगा बच्चे अवतल लेंस की भांति, याद रखना है अवतल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 55 तक प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से प्रश्न कर लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का खत्म होता है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने आपको बता रखे वो सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और एक भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताते रहूँगा, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।